होने हैं, तो वहां पर भी जीत की तैयारी को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि अब वहां के भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार को लेकर बहुत बात की, लेकिन अंत आते आते वो गंगा जो बिहार से बंगाल तक जाती है और जंगल राज बंगाल से भी उखाड़ फेंकना है, तो भविष्य का संकेत भी दे दिया और आज की जो मौजूदा स्थिति है, चुनाव का जो जीत का पूरा मूल मंत्र है, उस पर भी विस्तार से बात रखी है। रामकृपाल जी। बिल्कुल आनंद जी, और स्वाभाविक था आज के जो नतीजे हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी या कह लें एनडीए के जो एक सफल यात्रा है विकास के प्रति, जनता ने जो एक मुहर लगाई है, ने कहा बंगाल के साथ साथ उन्होंने जो 2026 में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल कि ये इन राज्यों के जो बीजेपी और एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक नया उत्साह मिलेगा। और फिर उन्होंने जिस तरह से कहा कि गंगा बिहार से होकर के बंगाल जाती है, तो और जो संकल्प उन्होंने जुटाया जी, जिस तरह से बीजेपी की स्वीकार्यता बंगाल में बढ़ी रहे धीरे धीरे करके, विधानसभा के चुनाव में भी वो 30 से 73 जिस तरह से पहुंची थी, तो यह उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि कोई परिवर्तन वहां पर आए। और जाहिर सी बात है, जिस तरह का आज जो जनादेश मिला है उसमें निश्चित रूप से ये कहेंगे कि विकास और विरासत पर जनता ने, इस देश की जनता ने मुहर लगाई है। और एक बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि अब ये निगेटिव पॉलिटिक्स का दौर नहीं है जी। अब जो प्रो इनकम्बेंसी है वो विपक्ष अगर उससे लड़ सकता है, विपक्ष को यह देखना है कि जो प्रो इनकम्बेंसी है, जो विकास और विरासत की जो हमारी यात्रा है, एक विकसित भारत का जो एजेंडा है, उसकी राह पर चलने वाले ताकत को पराजित करना इतना आसान नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप देखिए गुजरात में इतने सालों से लगातार जीत हो रही है, मध्य प्रदेश में लगातार जीत हो रही है, महाराष्ट्र में वापस आए हैं, तो जहां जहां भी ये हुआ है जब, और उन्होंने कहा कि 2024 का जो लोग रोना है, ये बहुत कर रहे थे कि बीजेपी कमजोर हो गई है, एनडीए बड़ा कमजोर हो गया है, उसके बाद से जो 6 चुनाव हुए हैं 6 विधानसभाओं के, और आज जितनी सीटें बिहार में अकेले बीजेपी को मिली हैं, उतनी भी सीटें 6 चुनावों में कांग्रेस को नहीं मिली। बिल्कुल, ये ये जमीन पे दिखाता है कि कांग्रेस कहां पे खड़ी नजर आ रही है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी साथ जुड़े, मैं आता हूं आपके पास में। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने भी कहा और जिस बात को लेकर तमाम राजनीतिक जो जानकार है वो कहते आए, और आप चूंकि बिहार में लंबे समय से बिहार के इस चुनाव को कवर कर रहे हैं और बीजेपी को भी बहुत बेहतरी से लंबे समय से कवर करते हैं, जो एक नया MY समीकरण अब बिहार में आया है, वो भी ये दिखाता है कि साहब ये डेवलपमेंटल बिहार की ओर बढ़ता हुआ नया समीकरण है। जो सांप्रदायिक समीकरण MY था उसको बिहार ने नकारा है, जो प्रो डेवलपमेंटल जो नया MY समीकरण है उसको अब बिहार की जनता ने स्वीकारा है। शैलेंद्र। आनंद, देखिए निश्चित तौर पर इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि MY मतलब महिला और यूथ, और ये हमने देखा कि जब 8% महिलाएं ज़्यादा घरों से निकली इस चुनाव में, और ये चर्चा हो रही थी कि ये इसके क्या नतीजे होंगे, तो अब नतीजे सामने हैं कि किस तरह से महिला जो मतदाता है उन्होंने भरोसा जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की जो सरकार है बिहार में उस पर। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और राज्य सरकार के साथ डबल इंजन की जो सरकार है उस पर आगे उनका भविष्य सुरक्षित रह सकता है। और दूसरी बात यह है कि यूथ, जो युवा है, उसके जो सपने हैं, वो जो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो या उसका भविष्य बेहतर हो, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार की नीतियों पर भरोसा करता है। देखिए, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को MMC कहा और ये बहुत इशारा है
कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत करारा प्रहार किया और कहा कि उनके सहयोगियों को चेताया कि कांग्रेस खुद तो डूबती है, सहयोगियों को भी ले डूबती है। आपने जिक्र भी किया हो, हमने देखा उस तालाब में जो राहुल गांधी ने डुबकी लगाई थी। तो ये एक बहुत एक तरह से कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है या उस पर एक करारा प्रहार है, जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि कांग्रेस के अंदर ही भी अब इस तरह की सुगबुगाहट है, यानी कांग्रेस का जो मौजूदा नेतृत्व है, गांधी परिवार, उस पर भी एक सवाल उठ रहा है और कांग्रेस के अंदर ये बात शुरू हो गई है। तो भविष्य में क्या कोई बड़ा एक तरह से अलगाव कांग्रेस में, कोई अलग धड़ा फिर से देखने को मिल सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, चूंकि चुनाव दर चुनाव कई दशकों से हम देख रहे हैं कई राज्यों में कांग्रेस नहीं है। पश्चिम बंगाल में 4 दशक से नहीं है, यूपी में 3.5 दशक से नहीं है, गुजरात में 3 दशक से नहीं है, अब बिहार में भी कई दशकों से नहीं है। और लोकसभा चुनाव आप देखें तो 14, 19 और 24 कांग्रेस किस तरह से हारी है ये हम सब जानते हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो एक असहज एक धड़ा है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल। शैलेंद्र रहिए हमारे साथ में, हमारे एक और सहयोगी संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पे, जहां पे प्रधानमंत्री का अब से कुछ देर पहले संबोधन हमने सुना, जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। राजेश, महत्वपूर्ण चीज़ यही कि प्रधानमंत्री के संबोधन में तमाम बातों का जिक्र था, जहाँ पे आज की जीत एनडीए की जीत बताया, तो इस बड़ी जीत के बाद बढ़ा जो जिम्मेदारी है उसका भी बोध कराया अपने कार्यकर्ताओं को। साथ ही साथ इस बात की भी एक तरीके से उन्होंने अपने विपक्षियों को कटघरे में खड़ा किया। तो ये जो तमाम संदेश और संकेत दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं को भी, विपक्षियों को भी, इसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं उनके बीच किस प्रकार का उत्साह, और क्या आपने अगर बातचीत की तो क्या फीडबैक मिला? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर संबोधन में कुछ न कुछ छिपा होता है और कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पलक पावड़े बिछाए होते हैं, उनके आने के बाद उनकी इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और पीएम जब बोलना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी एक एक बातों को कार्यकर्ता जो हैं वो गौर से सुनते हैं, तालियां बजाते हैं। पीएम के एड्रेस के दौरान राजेश, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। हाँ राजेश, का एहसास छिपा होता है। हाँ राजेश, अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, लेकिन हम दृश्य दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे बीजेपी कार्यालय, जहां पे आपके माध्यम से हमने तस्वीरों को भी देखा, वो गमछा घुमाने का जो उनका अंदाज है, थोड़ा उस पर भी आपका एक कमेंट चाहते हैं, क्योंकि बिहार के प्रचार के दरमियान भी वो गमछा घुमाने का अंदाज और आज जीत के बाद भी, जरा उस पर भी आपका कमेंट राजेश। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को बेगूसराय के सिमरिया पहुंचे थे, जब उन्होंने 6 लेन ब्रिज का अनावरण किया था और उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने अपने गमछे को उस ब्रिज के ऊपर से लहराने का काम किया था। गमछा प्रतीक है संपूर्ण बिहार का, गमछा संदेश है संपूर्ण बिहार का और उस संदेश में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे और प्रधानमंत्री ने जब उस गमछे को लहराने की कोशिश की तो बिहारियों के खुशी का ठिकाना ना रहा और हर बिहारी अपने को प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आए और शायद यही वजह है कि उनका ये गमछा लहराने का जो अंदाज था बहुत हिट रहा और उनका ये अनोखा अंदाज संपूर्ण बिहार चुनाव के दौरान नजर आया कार्यकर्ताओं के द्वारा। और आज जबकि उनका हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर, उस वक्त भी वो गमछा लहराते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का दिल जो है वो जीतते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री के गमछा लहराने के अंदाज में कई तरह की बातें जो वो छिपी हुई थी। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करना चाहते थे, वहीं युवाओं का जोश बढ़ाना चाहते थे। जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नया MY जो है, माय जो पुराना माय है वो कैसे दरक गया और नया माय समीकरण महिला और यूथ पर उन्होंने जो बल दिया है वो कहीं ना कहीं एक नए बिहार के नवनिर्माण का संकेत देता है और आने वाले दिनों में युवाओं की भागीदारी बिहार की राजनीति में बढ़े तो यह कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रधानमंत्री हर हाल में चाहते हैं कि देश के युवा देश की तरक्की में भागीदार बने, देश की राजनीति में अपने आप को कनेक्ट करें। तो प्रधानमंत्री का आज का संबोधन निश्चित तौर पर जो है वो शानदार रहा। और एक बात जो उन्होंने कहा कि बिहार होकर ही गंगा जो है, गंगा जी बंगाल की यात्रा करती हैं, यानी बिहार में एनडीए के जीत का जो मार्ग है
वो बिहार से होकर बंगाल तक बिल्कुल आगे का पहुंचेगा। रास्ता भी ऐसा प्रशस्त संकेत प्रशस्त प्रधानमंत्री ने करते दिया हुए है, प्रधानमंत्री जिसमें ने बहुत सारी अपनी पॉलिटिकल बात को बातें भी रख छिपी दिया हुई है। हैं। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण चीज का संकेत भी दिया है आने वाले वर्षों के चुनाव को लेकर। रामकृपाल जी, क्योंकि बिहार की जीत आज बड़ा, एक बहुत जीत ही नहीं बल्कि एक प्रचंड जीत कहा जाएगा, 203 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। क्या ये जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट को लेकर लगातार जो काम रहा है, और दूसरी ओर उन्होंने जो नारा दिया कि साहब अब वापस नहीं आएगी बिहार में कट्टा सरकार, जो लगातार जंगल राज को एक तरीके से उन्होंने रखा कि सामने, अगर हमको नहीं जिताया तो आप देखिए आपको क्या होने वाला है। ये एक बड़ा कारण रहा, ये दो बड़े मूलभूत आधार रहे आज की इस प्रचंड जीत को लेकर। रामकृपाल जी, ऊपर से एक होता है कि जो भी नीतियां रही हैं उनका कितना लाभ हुआ है ये कोई बताने की जरूरत नहीं, वो जनता खुद महसूस करती है। जिसका घर बना है, जिस महिला के लिए इज्जत घर और रसोई घर दोनों बने हैं, अगर विपक्ष कहेगा खड़ा होकर के कि ये सब झूठ है, तो उस वोटर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि आप उन चीजों पर तो सवाल उठा सकते हैं जो नहीं हुई है, लेकिन जो जमीन पर हो चुका है उस पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो अपनी विश्वसनीयता विपक्ष खुद खोता है। ये बहुत बड़ी चीज ये है। दूसरा देखिए, एक हमेशा से एक चीज है कि अगर आज की तारीख में जिसने कुछ दिया है उसी से जनता उम्मीद भी रखती है जी। जब आप, और दूसरी बात कि एनडीए ने जो भी लकीर खींची है, आप उससे बड़ी लकीर अगर नहीं खींच पाते हैं तो कम से कम बड़ी लकीर का नारा तो दीजिए। लेकिन आप नारा ये देते हैं कि इस लकीर को जो एनडीए की है इसको मिटाना है, और निगेटिव चीजों पर जो मोदी जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। आप भारत में देखें या पूरी दुनिया में कहीं भी निगेटिव नैरेटिव पे कोई पॉलिटिकल लड़ाई जीत नहीं सकता है जी। आप आजाद हिंदुस्तान में देखिए, श्रीमती गांधी कांग्रेस की ही थी, वो कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाल दिया, और लेकिन उन्होंने नारा क्या लगाया, गरीबी हटाएंगे, प्रीपर्स की समाप्ति करेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे जी। उसके बाद जयप्रकाश जी आते हैं, वो कहते हैं कि हम सत्ता बदलेंगे, संपूर्ण क्रांति आएगी। उसके बाद का आप देखिए शुरू होता है कि मंदिर यहीं बनाएंगे, उसके बाद होता है अच्छे दिन आएंगे, हमेशा एक पॉजिटिव। लेकिन कांग्रेस क्या करी, चौकीदार छोड़ है, आप हार गए, उसके बाद फिर आप कहते हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़ जी। आप बताइए कहीं दुनिया में एक राष्ट्रीय पार्टी इस तरह का नारा लगाती है? बिल्कुल, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री बीजेपी का विकल्प बनने की कोशिश जी, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक बड़ा विभाजन कांग्रेस के अंदर से हो सकता है, क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा सर फुटबॉल नजर आ रही। शैलेंद्र, जल्दी से एसआईआर के मसले पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है और कहा कि अब जो एसआईआर 2.0 बाकी राज्यों में चल रहा है उसमें भी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत, ताकि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण हो सके। बिहार चुनाव में एक बड़े मुद्दे और मसले के तौर पर लगातार छाया रहा था। शैलेंद्र, जल्दी से देखिए, एसआईआर को लेकर जो कुछ विवाद था वो अब सेटल हो चुका है। हम जानते हैं जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई उसमें तमाम सवाल विपक्षी दलों ने उठाए, मामला कोर्ट तक पहुंचा, और हमने देखा कि जब अंतिम सूची आई उसके बाद कोई आपत्ति नहीं आई, और कहीं भी बिहार में कहीं किसी भी जनता की तरफ से ये बात नहीं कही गई कि ये प्रक्रिया में कोई दिक्कत है, या फिर कोई भी जो वास्तविक मतदाता था वो छूटा नहीं। हमने देखा जो मृतक मतदाता थे वो उनका नाम हटा, या फिर जो कुछ ऐसे नाम थे जो एक तरह से फर्जी मतदाता थे जी। तो निश्चित तौर पर अब जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हुई है तो किस तरह से युवा या फिर जो मतदाता है उनकी एक जिम्मेदारी है कि उस प्रक्रिया में अपने हिस्सा ले जी। उसको लेकर अब कोई भ्रम नहीं है। जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी वो खत्म हो गई है, एक बहुत स्पष्ट संदेश है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसलिए युवाओं को ये संदेश दिया है कि देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो अब पूरे देश में शुरू हो रही है, तो आप लोग भी अपनी भागीदारी निभाएं। बिल्कुल राजेश, जल्दी से इस बात को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा
बिहार की विकास की यात्रा अब रुकने वाली नहीं है और यह और तेजी से होगा। नए उद्योग, रोजगार, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र भी किया है, लेकिन इस बात को भी वो कहना नहीं भूले कि अब समय जो है वो तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का है। सीधे तौर पे कह रहे हैं, न सिर्फ योजनाएं चलेंगी बल्कि अपने सैचुरेशन तक, यानी कि सबको उसका लाभ मिल सके, उस दिशा में बिहार आगे बढ़ने वाला है। राजेश, देखिए, बिहार में एनडीए के शासनकाल का ये 5वां संपूर्ण शासनकाल होगा, यानी 20 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद नीतीश कुमार 5वीं जो उनकी पूर्ण शासन होगी उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इस चुनाव ने एक बात का स्पष्ट संकेत किया है आर्येंद्र, कि जाति की तमाम दीवारें यहाँ पर ढह गईं, जो जिन दीवारों को खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, और इसको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के तमाम विश्लेषणों के बाद समझा जा सकता है। और डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा बनकर इस चुनाव में उभरा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया और कहा कि यह सुशासन की जीत है, संतुष्टिकरण की सियासत को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही, और युवाओं को मुख्य धारा से जुड़कर राजनीति को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बिहार के जो युवा हैं वो देश में अपनी तरक्की की नई इबारत लिखने वाले हैं। यह बिहार के जनादेश से स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री के संदेश में, प्रधानमंत्री के संबोधन में अनेक तरह की बातें जो हैं वो छिपी हुई थी। एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया, कांग्रेस को डूबती नैया जो है वो करार देने की कोशिश की, और ये कहा कि अब जो उनके सहयोगी हैं वो भी अपने आप को एक बार सोचने पर जरूर विवश होंगे, अपने आप को किनारा करने की कोशिश करेंगे। और वाकई आर्येंद्र, जब कभी भी ऐसा देखा गया है कि देश में क्षत्रिय दलों का उभार हुआ है, कांग्रेस ड्राइविंग सीट लपकने की कोशिश करती हुई नजर आई है, और इसी में कांग्रेस की जो नैया है वो डूबती हुई भी नजर आई है। और ऐसा आपने देखा है कि पिछले चुनाव के दौरान भी, जब 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार कन्वेनर की भूमिका में नजर आने की कोशिश कर रहे थे, तो ड्राइविंग सीट लपकने की कोशिश में नीतीश कुमार को दरकिनार कर कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की, और कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए उनसे किनारा किया और एनडीए में वापस आकर एक बड़ा जनादेश प्राप्त करने की कोशिश की है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कार्यों का रेफरेंडम भी कहा जा सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमकदार व्यक्तित्व का। और ये बात जो आप कह रहे हैं राजेश की, नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अब इधर उधर कुछ होने वाला नहीं, हम एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे और हम यहाँ आ गए हैं, इसके बाद आगे कुछ नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र विरोधी के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की जो राजनीति के बीच का अंतर है उस पर प्रधानमंत्री का बहुत फोकस नजर आया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, और रामकृपाल जी आपका एक अपने अनुभव के साथ तमाम बातों का जिक्र करने के लिए प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण संबोधन में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।